नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में, जो कि है अल्जाइमर। ठीक है, और ये कनेक्ट होता है हमारे टॉपिक नर्वस सिस्टम की पार्ट से, जो कि किस प्रकार की डिसीज़ इस पर्टिकुलर सिस्टम में होती हैं। तो उनमें से आपका एक है ये अल्जाइमर। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ इस प्रकार से। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका आएगा डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के बाद आपका इसी पार्ट में आपका आ जाएगा एक कॉजिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे आपका सिम्टम, फिर उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस क्या क्या होती हैं, फिर मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं इस पर्टिकुलर डिसीज़ की वजह से, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर जो कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसका एक जनरल डेफिनेशन अगर है तो वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, एक ऐसा डिसीज़ है जो कि नर्वस सिस्टम के पार्ट्स में होता है। न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस, मतलब जहाँ पे आपके न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग रुक जाती है और उसकी वजह से पर्टिकुलर डिसीज़ होती है। ठीक है, और इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो डिमेंशिया होता है। अब डिमेंशिया मतलब आप लोग को एक कॉमन टर्म में बताया जाए तो जहाँ पे आप अपनी सोचने की शक्ति जो क्षमता होती है वो खो देते हैं, और वहाँ पे जिसकी वजह से आपकी डिस्ट्रॉय ऑफ ब्रेन सेल्स होती है और इम्पेयरिंग कॉग्निटिव फंक्शन। जो कॉग्निटिव फंक्शन मतलब होता है बोल चाल, सोचने की क्षमता, फिर किसी से कन्वर्जेशन करना एंड ऑल। ठीक है, वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे प्रतिदिन कम हो जाती हैं जब ये आपको डिसीज़ होती है, चाहे इसके पर्टिकुलर कॉज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो ये एक अल्जाइमर जो है एक लीडिंग कॉज है डिमेंशिया का, अफेक्टिंग मिलियन ग्लोबली। ठीक है, ये बहुत लार्ज स्केल में इफेक्ट कर रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम ये देखेंगे कि इसके कॉज एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो कॉज एंड सिम्टम्स में बहुत ही सिंपल वे में हम अगर अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो इसके कॉज पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो कॉज इसके जो हैं अभी अननोन है, एग्जैक्ट कॉज क्या है वो भी नहीं पता है। द प्रिसाइज कॉज ऑफ द अल्जाइमर इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, बट इट इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड लाइफ फैक्टर्स। ठीक है, अब ये इसका जो एकदम एग्जैक्ट कॉज है वो अभी नहीं पता है किसी को भी। अभी इस पर रिसर्च चल रही है और इस पर जो बेसिकली अगर इन्फेसिस या एक हाइपोथेसिस दिया जा रहा है कि ये जेनेटिक की वजह से हो रहा है, इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है और लाइफ फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो हम अभी ये तीनों चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करें डिटेल में तो वो कुछ मतलब अगर देखें तो जेनेटिक अगर फैक्टर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाता है जीन्स के अंदर। जैसे कि अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे किस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, तो वो आपको अगर हम बताएं तो वो जो जीन होते हैं वो APOE/E4 जीन जो होता है, और APP और PSEN1 जीन और PSEN2 जीन, जो कि इंक्रीज करते हैं इस पर्टिकुलर रिस्क को। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर डिसीज़ को, अल्जाइमर को। ठीक है, और फैमिली जो हिस्ट्री होती है वो भी एक कॉमन मतलब फैक्टर पाया जा रहा है इस पर्टिकुलर डिसीज़ के रिस्क फैक्टर में, चाहे आप कहें कॉजिंग फैक्टर में। ठीक है, उसके बाद हमारा है प्रोटीन एक्यूमुलेशन। अब इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो कि अपना वो बना लेता है, बीटा एम्ब्लियॉइड जो प्रोटीन होता है आउटसाइड द न्यूरॉन डिस्टर्बिंग द कम्युनिकेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं बीटा एम्ब्लियॉइड प्रोटीन जो होता है आउटसाइड द न्यूरॉन वो एक्यूमुलेट होकर प्लेक्स बना लेता है, मतलब क्या कहते हैं हिंदी में उसको, छल्ला टाइप का बना लेता है। ठीक है, और उसकी वजह से ये पर्टिकुलर डिसीज़ हो रही है। ठीक है, और एक फोर्थ फैक्टर है जो कि टॉ टैंगल है, जिसको कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि ट्विस्ट फाइबर ऑफ टॉ प्रोटीन इनसाइड द न्यूरो कॉजिंग सेल डेथ। अब जो टॉ टैंगल जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, ठीक है, उसकी वजह से एक टैंगल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वो अपने एक दूसरे में उलझ जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से सेल्स की डेथ हो रही है, जिसकी वजह से ये हम रिसर्च में अभी सब चीज़ें पता चली हैं कि इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है अल्जाइमर। ठीक है, और अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम सिम्टम्स पे आएंगे तो सिम्टम्स में हम अगर एक सिंपल सी चीज़ देखेंगे तो कि सिम्टम्स में उसको तीन स्टेज में डिवाइड किया गया है, अर्ली स्टेज में, ठीक है, मॉडरेट स्टेज में, और उसके बाद है आपका लेट स्टेज। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में क्या होता है कि जो
मेमोरी लॉस होती है पर्टिकुलरली, ठीक है। किसी भी इवेंट को याद रखना आप भूल जाते हैं, किसी वर्ड को याद करना, फिर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लगते हैं, जिससे कि आपको ट्रबल होती है किस चीज़ में, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब आप अपने आप को प्लान नहीं कर पाते हैं, आप अपने को चीज़ों को आगे बता नहीं पाते हैं, ठीक है। और जब मॉडरेट स्टेज जब आता है तो मॉडरेट स्टेज में क्या हो जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है अबाउट टाइम और प्लेसेस। जैसे कि आप कहीं गए, ठीक है, आप एक एक्स प्लेस पे गए, ठीक, अब वहाँ जाने के बाद कहीं ना आपको जाना है वाई प्लेस पे, तो आपको ये पता था कि आपको जाना है, लेकिन फिर आपको उस प्लेस के बारे में कन्फ्यूजन हो जाती है, उसके रूट्स के बारे में कन्फ्यूजन हो जाती है। और ये जनरली एक इनिशियल सिम्टम है, ठीक है, जो कि एक मॉडरेट स्टेज के बीच में इसको क्लासीफाई किया गया है। फिर डिफ़िकल्टी इन, इसका डिफ़िकल्टी होती है किसमें, डेली टास्क में, एग्जांपल कुकिंग, मैनेजिंग, फाइनेंस, ये सब चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है, होती हैं इस पर्टिकुलर डिसीज़ से। और इसमें पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल चेंज भी दिखते हैं, जिसमें कि एजिटेशन एंड डिप्रेशन टाइप के प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे, आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सुनने के बाद चिड़चिड़ापन होगा आपके अंदर, ठीक है। एक ये सिम्टम है इस पर्टिकुलर चीज़ का, ठीक है। अब उसके बाद लेट स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे एक सीवियर मेमोरी लॉस हो जाता है, इंक्लूडिंग इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड। ये एक बहुत ही, जैसे कि आपको ये एक लेट स्टेज है, मतलब अब यहाँ जाने के बाद अब ये कंफर्म हो जाता है कि आदमी कोई चीज़ हो रही है, अल्जाइमर, ठीक है। और इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और परफॉर्म बेसिक टास्क, वेंडरिंग एंड एग्रेशन और पेरोनिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपकी चीज़ें, एग्रेशन, गुस्सा, फिर आपकी जो टास्क करने की कैपेसिटी वो धीरे धीरे कम हो जाती है और आप बहुत ही मतलब डिप्रेस, कन्फ्यूज होकर रहने लगते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कॉज एंड सिम्टम्स अल्जाइमर के। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब डायग्नोसिस का अगर हम पार्ट देखेंगे तो डायग्नोसिस का पार्ट में इसका नो सिंगल टेस्ट अभी तक इसका कोई नहीं पाया गया कि जिसके वजह से हम ये बता पाएँ कि इस पर्टिकुलर वे की वजह से आपका मतलब ये डिसीज़ हो रही है। तो कुछ मेथड्स डेवलप किए गए हैं जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेडिकल रिसर्च में और मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि एक मेडिकल हिस्ट्री होती है फैमिली की, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री में ये देखा जाता है कि क्या आपकी किसी फैमिली मेम्बर को पहले कुछ ऐसा था जहाँ पे उनको न्यूरो प्रॉब्लम था या कोई कॉग्निटिव डिक्लाइन पैटर्न देखा जाता है फैमिली में। तो एक तरीके से सोशियोलॉजिकल स्टडी हो जाती है, ठीक है। ये एक आपको मतलब उस टर्म में चला जाता है, मतलब सोशियोलॉजिकल स्टडी, आपके पूरे हिस्ट्री, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर कॉग्निटिव टेस्ट हो गया, ठीक है। अब कॉग्निटिव टेस्ट में क्या होता है कि इसमें MMSE किया जाता है, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टाइप का एग्जामिनेशन होता है कि जो कि साइकोलॉजिकल वे में किया जाता है और फिर ये मेडिकल के एक्सपर्ट की निगरानी में होता है। फिर इसकी जो डाटा आती है उससे हम ये पता कर पाते हैं कि आपका कितना इम्पैक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर और आपको इस डिसीज़ का कितना मतलब इम्पैक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है एक मॉनिटरल कॉग्निटिव असेसमेंट। ये भी एक टाइप का कॉग्निटिव टेस्ट है जो कि बता देता है कि आपकी सोचने की क्षमता और फिर मतलब आपकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, ठीक। और अभी जो फ़िलहाल में यूज़ किए जाने वाली टेक्निक्स हैं, जो फ़िलहाल में यूज़ की जाने वाली टेक्निक्स हैं वो हैं आपका पेट और ब्रेन इमेजिंग, जिसमें कि MRI और CT स्कैन को यूज़ करके हम ये पता कर पाते हैं कि ब्रेन की सिंकेज हो रही है कि नहीं। ये लेटेस्ट स्टेज में देखा जाता है, जैसे मैंने आपको 3 स्टेज बताया था पीछे, उसी में ये लेटेस्ट स्टेज में मालूम चल जाता है कि ब्रेन की कितनी श्रिंकेज हो रही है। इससे भी एक आइडेंटिफिकेशन और एक अजम्पशन लगाया जाता है कि पर्टिकुलर इंसान को ये डिसीज़ कितना इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। पेट स्कैन में हम ये देख पाते हैं कि ये जो आपका एमिलॉइड्स प्लेग्यूस बने हैं ब्रेन्स में, वो कितने एरिया में कवर है, ठीक है। मतलब वो एक पर्टिकुलर हमको एक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। और कुछ और तरीके हैं, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो ब्लड बायोमेकर, ठीक है, इमर्जिंग टेस्ट है ये, जिसमें कि प्लाज्मा बीटा एमिलॉइड्स को यूज़ किया जाता है और चेक किया जाता है कि टॉ प्रोटीन का लेवल क्या है बॉडी में। अगर टॉ प्रोटीन का जैसे TP का लेवल जो है अगर कम हो रहा है, मतलब कि आपका प्रोड्यूस बन रहे हैं, तो ये मालूम चल जाता है कि बॉडी में आपको अल्जाइमर के इनिशियल स्टेजेस मतलब आपके सिम्टम्स हैं, उसको हम डायग्नोस कर पा रहे हैं। और इवन ये कुछ इमर्जिंग टेस्ट भी हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड बायोमेकर्स। लास्ट है जो कि लुम्बर पंचस, ठीक है। लुम्बर पंचस में क्या होता है, डिफेक्ट लेवल ऑफ बीटा एमिलॉइड्स एंड टॉ प्रोटीन इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। मतलब अगर देखिए ये जो 2 कंपोनेंट है आपके, टॉ प्रोटीन और बीटा एमिलॉइड्स, ठीक है, ये अगर कम हो रहे हैं तो ये प्रोटीन कम होने की वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि लुम्बर में पंचर हो रहा है। और ये भी फिर MRI अगर हम कराएंगे लुम्बर्स का तो हम इस चीज़ को डायग्नोस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि इसका हम मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे, ठीक है।
तो मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो पहली चीज़ कोई क्योर है कि नहीं, तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखिए, इसका कोई क्योर नहीं है। अगर आपको डिसीज़ हो गई है, डायग्नोस हो गई है, तो कोई क्योर नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट एम टू स्लो प्रोग्रेशन, मैनेज सिम्टम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर आपको डिसीज़ हो गई, ठीक है, तो इस डिसीज़ के होने के बाद आपको इस डिसीज़ का क्योर होने का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्लो प्रोग्रेशन मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकते हैं आपके, कि हाँ ये चीज़ों को कम किया जा सकता है, बट ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी डिसीज़ हैं जो कि नहीं ठीक होती, जैसे कि अभी एड्स का है, तो सेम इसी तरह ये भी है कि इसका हम क्योर नहीं बता अभी नहीं है, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जा सकती है। अब इसमें क्या क्या होता है कि इसका मेडिकेशन कैसे किया जाता है। अब मेडिकेशन जनरली नर्सिंग फील्ड में कैसे किया जाता है, तो नर्सिंग का रोल इसमें क्या होता है मेडिकेशन में, तो मेडिकेशन जनरली एक्सपर्ट देते हैं, बट केयर किसका होता है, नर्सेस का, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि मेडिकेशन जो होता है कॉलिनेस्ट्रियस इनहिबिटर्स जो होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, ठीक है। और उसके लिए 2-3 टैबलेट्स हैं जो कि डोनीपीजिल्स और जो कि गैलेंटामाइन, ठीक है, ये कुछ हैं। और ये क्या करते हैं कि आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन इंप्रूव कर देते हैं, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टैबलेट्स हैं, ठीक। और उसके बाद हैं आपके एम NMDA रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये एक तरीके से क्या करते हैं कि मॉडरेट करते हैं सेवरल अल्जाइमर टू रेगुलेट द ग्लूटामेट्स, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ किया जाता है जनरली, मीमेंटाइन, ठीक है। और लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ये होता है, वो होता है कि लाइफस्टाइल। तो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, पजल्स, रीडिंग, मेमोरी ट्रेनिंग, रेगुलर एक्सरसाइज और हार्ट हेल्दी डाइट। मतलब आपको अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक, और फिर आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसे टास्क करने पड़ेंगे जो कि आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करे या उस चीज़ को ट्रिगर करे, जिससे कि आप धीरे धीरे उस जोन में आए कि आप ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और फिर एक होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर आपको ये डिसीज़ हो गई है, ठीक है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी आ जाता है साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी की भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस पर्टिकुलर डिसीज़ के मैनेजमेंट में, ठीक है। और इसका मैंने रीज़न भी बताया था, क्योंकि सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से प्रेशर होता है, डिप्रेशन होता है आपको, तो फिर आप उस चीज़ में चले जाते हैं जहाँ की आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली आपको अल्जाइमर डिसीज़ की तरफ खींचती बोले जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है, सपोर्ट फ्रॉम ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज होती हैं, फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए जो कि आपको मोटिवेट करें, आपको पॉजिटिव रखें हमेशा, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस इन द डेली लाइफ टास्क, कुछ थे जो कि मैनेजमेंट के फॉर्म में आते हैं आपके अल्जाइमर में, ठीक है। अब आगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन अगर देखा जाए तो ये इंक्रीज़ कर देती हैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब कौन कौन सी इन्फेक्शन इससे हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है ड्यू टू इमोबिलिटी। अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर आप जैसे कि आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई मान लीजिए, ठीक है, थिंकिंग का जो कैपेसिटी है आपकी कम हो गई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो कि बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि वॉशरूम जाना, ठीक है, फिर आपका आप अपने आप को क्लीन रखना, वो सब चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से फिर आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है, क्योंकि आप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे लेटर स्टेज में, तो आपको न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, जिससे कि आपको फर्दर कुछ भी डिसीज़ हो सकती है, जैसे विटामिन B12 की कमी हो सकती है। फिर आपको फर्दर जो कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डिसीज़ हो सकती हैं। अब फॉल एंड इंजरीज हो सकती हैं। अब जैसे कि इसमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन बताया था मैंने आपको, कन्फ्यूजन हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से आप गिर सकते हैं और चोट लग सकती है। और पुअर कोऑर्डिनेशन अगर हो आपकी बॉडी में, तो आपको जाना कहीं और है, जा कहीं और रहे हैं, पैर रखना कहीं और है, रख कहीं और रहे हैं, तो ये चीज़ें इससे हो सकती हैं, फॉल एंड इंजरी, ठीक है। और क्या होता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी होगी, एजिटेशन होगा, गुस्सा आएगा, हेलुसिनेशन होगा, ठीक है, डिल्यूजन होगा, ये तरीके की मतलब इल्यूजन, मतलब समझते हैं आप, कुछ भी चीज़ें दिन में सपने देख रहे हो, ठीक है, ऐसे कुछ आपको होने लगता है, ठीक। उसके बाद है सोशल आइसोलेशन, जो कि ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन हो ही जाएगा आपको, क्योंकि आपको जब सोचने की क्षमता ही नहीं है, कि बोलने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो आप अपने आप को सोशल एक्टिविटी से दूर रखते जाएंगे, जिससे डिसीज़ और बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इस पर्टिकुलर डिसीज़ में, जबकि अल्जाइमर है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो कुछ प्रिवेंशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्योर नहीं है, तो मेजरली हम फोकस यही करेंगे कि क्या क्या प्रिवेंशंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला नो डेफिनेट प्रिवेंशन इसमें भी है, ठीक है, बट उसमें भी क्या, जो कि स्मॉल माइनर चेंजेस हैं, जिससे कि हम इस पर्टिकुलर डिसीज़ को मतलब
एक तरीके से कंट्रोल में रख सकते हैं अगर वो इनिशियल स्टेज पे हमें पता चल गया है तो, ठीक है। देयर इज़ नो गारंटी प्रिवेंशन, सम लाइफस्टाइल फैक्टर में रिड्यूस द रिस्क, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका हेल्दी डाइट, ठीक है। मेडिटेरियन डाइट यूज़ करना पड़ेगा जो कि रिच इन रिच इन न्यूट्रिशन हो, ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स में रिच हो, ठीक है। होल ग्रेन और फिशेस खानी पड़ेंगी, ठीक है, जिससे कि आपके बॉडी की रेगुलर एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहे। सेकेंड है रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। फिर मेंटल स्टिमुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप न्यू स्किल्स को, रीडिंग, प्लेइंग, ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सोशल इंगेजमेंट आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे अर्ली स्टेज में पता चल जा रहा है तो सोशल इंगेजमेंट रखना, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन, सोशल कनेक्शन, ठीक। कंट्रोलिंग रिस्क फैक्टर में आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ हो रही, कोलेस्ट्रॉल, कोई और डिसीज़ है तो उसको क्लोजली लिंक हो जाती है आपके ब्रेन हेल्थ से, ठीक है। और अवॉइड स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल। अब आपको ये प्रॉब्लम है और आप एक्सेसिव बहुत ज़्यादा दारू पी रहे हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन को ही जो कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस को कम ही करेगा, ठीक है। और जो बेसिक नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो कम ही होंगे। तो टोटल इस पूरे वीडियो में आज के लिए इतना ही था। Thank you so much for watching this video and do subscribe the Ambition Nursing Classes channel.